हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम समाजशास्त्र में सोरोकिन को पढ़ने जा रहे हैं। सोरोकिन का समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सोरोकिन मुख्यतः सोरोकिन का देखें तो इनका जन्म रूस में हुआ था 21 जनवरी 1889 में। इनका जन्म रूस में हुआ था और ये 11 फरवरी 1968 तक रहे। इस प्रकार देखें तो सोशोलॉजी में हम सोरोकिन के साथ 27 फरवरी 1917 में रूसी क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। रूसी क्रांति में जब मुख्यतः इनको जेल में डाल दिया गया। इस वजह से इनको ना मृत्युदंड भी दिया गया। इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन मृत्युदंड टाल के इनको देश से निकालने की सज़ा में बदल दिया गया था, नहीं तो आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। वहीं देखें तो सोरोकिन तो ये 1923 में अमेरिका में गए और वहीं पे जाके बस गए। इस प्रकार इनके जन्म 1989 और 1917 में ये रसिया को छोड़ के अमेरिका आ गए और अमेरिका में 1923 में अमेरिका रहने लगे। पहले मिनीसोटा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1930 तक अध्यापन कार्य करवाया। प्रथम प्रोफेसर व अध्यक्ष बने। मर्टन और पार्सन्स के गुरु भी रहे। संरचनात्मक समाजशास्त्र के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। समाजशास्त्र को इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र वह समाज है जो व्यक्तियों की अंतःक्रिया व अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित संस्कृति का अध्ययन करता है। यानी व्यक्ति की जो इंटरेक्शन होती है ना, प्रोसेस, उनका अध्ययन करता है मुख्यतः समाजशास्त्र। तो और इंटरेक्शन प्रोसेस के साथ साथ उनकी संस्कृति का भी अध्ययन करता है समाजशास्त्र। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति पर महत्वपूर्ण योगदान दिया कि व्यक्ति इंटरेक्शन करता है, उसके उपरांत जो संस्कृति बनती है उससे समाजशास्त्र का विकास होता है। सामाजिक क्रिया ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इन्होंने सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी 1947 में इनकी बुक आई थी, उनमें अपने अध्ययन में इन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया कि संस्कृति व्यक्ति की अंतःक्रिया में निहित अर्थ मूल्य मानक ही अंतःक्रिया के माध्यम से संस्कृति बनती है। ये व्यक्ति की जो इंटरेक्शन होती है उसके बाद वो वैल्यू डिसाइड करता है, वैल्यू के बाद वो वैल्यू मूल्य मानक बनते हैं, उसके बाद अंतःक्रिया के माध्यम से संस्कृति बनती है। इस प्रकार इन्होंने संस्कृति के बारे में बताया। इन्होंने मुख्यतः ये जाना जाता है सांस्कृतिक परिवर्तन से। सांस्कृतिक परिवर्तन से किस प्रकार जाने जाते हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल एंड कल्चर डायनेमिक, जो 1937 से 41 तक आई थी। इन्होंने संस्कृति के बारे में बताया कि संस्कृति में मुख्यतः इनको चक्रीय सिद्धांतवादी माना जाता था, लेकिन ये चक्रवादी सिद्धांतवादी से न होकर ये उतार चढ़ाववादी सिद्धांत से अधिक जुड़े हुए हैं। अब इनकी देखें तो इन्होंने उतार चढ़ाव में स्वाभाविक परिवर्तन या सीमा का सिद्धांत, तरंग, पेंडुलम, स्पाइरल और ध्रुवीकरण सिद्धांत बोला जाता है कि एक ही सिद्धांत के इतने नाम हो सकते हैं। यानी सर्कुलर थ्योरी, डायनेमिक थ्योरी बोली जाती है इनको। इन्होंने सिद्धांत दिया कि समाज में 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। समाज की व्यवस्था को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने सोशल एंड कल्चर डायनेमिक बुक में बताया कि संस्कृति चक्रीय सिद्धांत स्वरूप स्पेंगलर के विचारों का विरोध किया और बताया कि संस्कृति चक्र की तरह नहीं बल्कि एक झूले की तरह होती है। अब झूले की तरह किस प्रकार होती है कि हमारे पास 3 स्थितियाँ होती है। एक होती है भौतिकवादी स्थिति, जिनको हम बोलते हैं चेतनात्मक, सेट स्थिति, मौज मस्ती की स्थिति बोल सकते हैं, भौतिकवादी स्थिति। दूसरी है अभौतिक स्थिति, जिसमें विचारधारा, आइडियोलॉजी या धार्मिक विचारों को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके बीच में आती है आइडियलिस्टिक यानी आदर्शात्मक स्थिति। मतलब एक व्यक्ति को देखा होगा, कभी उसका मन कहता है कि मैं भौतिकवादी चीज़ों को अपनाऊं, जो भौतिक हमें दिखाई देती है उसको ही अपनाऊं, लेकिन कुछ समय बाद मान लो उसकी पड़ोस में कोई किसी का डेथ हो गई, तो थोड़े दिनों बाद वह सोचेगा नहीं, भगवान को भी अपनाना चाहिए, भगवान को भी मानना चाहिए, तो वह अभौतिक तत्वों की ओर बढ़ जाएगा। फिर थोड़े दिनों बाद वो भूल जाएगा, फिर वो भौतिक तत्वों की ओर ज़्यादा अपने अग्रसर होगा कि उसके मन में विचार आएंगे नहीं, भौतिकवादी तत्वों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार 3 स्थितियाँ बनती है, एक भौतिक, अभौतिक और बीच में संतुलन की स्थिति आइडियलिस्टिक।
स्थिति, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी तो वो पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, उस वजह से कभी तो वो लेफ्ट साइड मूव करता है, कभी वो राइट साइड मूव करता है। इसी प्रकार व्यक्ति का दिमाग होता है, वो संस्कृति होती है, कभी तो वो भौतिकवादी, अधिक भौतिकवादी हो जाती है, कभी वो धार्मिक हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब कोरोना से पहले व्यक्ति ज़्यादा भौतिकवादी चीज़ों में अपनाने लग गया था, वो मतलब आध्यात्मिक कम था। लेकिन जैसे कोरोना आया 1920 के बाद में आपने ज़्यादातर देखा कि व्यक्ति मंदिरों में जा रहे हैं, ज़्यादातर मंदिरों में इतनी भीड़ है पूछो मत। इस प्रकार देखें तो व्यक्ति एक टाइम के बाद कभी भौतिकवादी संस्कृति की ओर अग्रसर होता है, कभी अभौतिक संस्कृति को। इस प्रकार वो पेंडुलम के सिद्धांत के अनुसार चलता रहता है। इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्था बताई, एक चेतनात्मक स्थिति, दूसरा है भावनात्मक स्थिति, और एक आता है आदर्शात्मक स्थिति। जो आदर्श होती है, आइडियलिस्टिक होती है, न तो व्यक्ति ज़्यादा भौतिक है न आध्यात्मिक है। इस प्रकार की स्थिति को आइडियलिस्टिक यानी आदर्शात्मक स्थिति कहेंगे। चेतनात्मक स्थिति में, भौतिकवादी स्थिति में व्यक्ति मौज मस्ती, खान पीन, आविष्कार, भौतिकवादी चीज़ों को, सुख भोगने वाली चीज़ों को अधिक इम्पोर्टेंट देता है। वहीं भावनात्मक स्थिति में व्यक्ति मूल्य, न्याय, ईश्वरीय इच्छा, आत्मा आदि में विश्वास आदि करता है। वहीं आदर्शात्मक स्थिति दोनों के संतुलन को बिठाती है। इस प्रकार इनके सिद्धांत को चक्रीय सिद्धांत का विरोध किया, फिर भी इन्हें चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादनों में शामिल किया जाता है कि इन्होंने चक्रीय सिद्धांत का विरोध किया, जैसे कि स्पेंगलर का विरोध किया, फिर भी इनको चक्रीय सिद्धांतवादी में माना जाता है। इनको अधिव्यवस्था का सिद्धांत दिया, संस्कृति निर्धारणवादी बोला जाता है। संस्कृति निर्धारणवादी किस प्रकार बोला जाता है? इन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि संस्कृति होती है, व्यक्ति जिस प्रकार की संस्कृति होती है उस समाज भी उस प्रकार का बनता है। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक निर्धारणवादी। इन्होंने भाषा, बोली, धर्म, कला, आधार, विज्ञान आदि के आधार पर संस्कृति निर्धारणवादी बोला जाता है। जिस प्रकार की संस्कृति होगी समाज भी उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। अधिव्यवस्था में कई उप इकाइयाँ मिलकर व्यवस्था बनाती है। भारत में संस्कृति को अधिसावयवी कहा। फिर इनका सिद्धांत को देखें, इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में। सोशल मोबिलिटी में किस प्रकार का सिद्धांत दिया है कि इन्होंने गतिशीलता को बताया कि एक व्यक्ति, जैसे कि इन्होंने बताया कि सोशल मोबिलिटी में, सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी 1927 में इनकी बुक आई थी। इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जबकि परिवर्तन सामाजिक संरचना कार्य में होता है तब इन्हें सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जब कार्य संरचना कार्य में परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। किंतु जब परिवर्तन किसी व्यक्ति, माना जाता है कि जब परिवर्तन सामाजिक संरचना व कार्यों में होता है तो उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। लेकिन जब परिवर्तन व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति या पद में होता है उसको बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। इस प्रकार इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताया कि सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति और समूह की सामाजिक स्थिति या पद में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। स्थिरीकरण का परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जो स्थिरीकरण में परिवर्तन होता है वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जैसे जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों की स्थिति ऊंची नीची होती है, यदि कोई व्यक्ति अन्य जाति की परिस्थिति ग्रहण करता है तो ये सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। इससे समाज की संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, सामाजिक गतिशीलता में बताया कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन से अलग है, क्योंकि एक गतिशीलता व्यक्ति और समूह के पद में हो रहा है परिवर्तन। ये पद या स्थान में उतार चढ़ाव को दिखाता है। वहीं यह संदर्भ समूह की पर्यायवाची है। जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास ने संदर्भ समूह की अपनी थ्योरी दी थी। संदर्भ समूह की एक जाति अपने से उच्च जाति के मूल्य और मानदंड को अपनाकर उनके रहन सहन खान पीन अपनाती है तो वो उच्च होने की कल्पना करने लगती है। इस प्रकार उन्होंने देखा कि संस्कृतिकरण संदर्भ समूह की विशेषता है। सामाजिक गतिशीलता समाज में संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न नहीं करती। ये संरचनात्मक परिवर्तन कब होगा? जब परमानेंट परिवर्तन होगा। लेकिन व्यक्ति की पद या स्थिति में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि इन्होंने 2 प्रकार के परिवर्तन बताए, क्षैतिज समरेखी परिवर्तन, हॉरिजॉन्टल लंबवत परिवर्तन। क्षैतिज परिवर्तन कैसा है? प्रजाति, आयु, लैंगिक, व्यवसाय आदि क्षेत्र के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे क्षैतिज परिवर्तन कहते हैं। कि किसी समान स्थिति वाले समूह में व्यक्ति का परिवर्तन होना क्षैतिज परिवर्तन कहलाता है। जैसे कभी कभी एक पद में बदल जाता है, जैसे कि एक डीएम पद पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर वो किसी दूसरे सचिवालय में डीएम पद पर कार्य करे
दूसरे जिले या सचिवालय में डीएम पद पर कार्य करे तो उसको समतल या क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे, क्योंकि क्षैतिज गतिशीलता मुख्यतः प्रजातीय, आयु, लिंग, समूह में और क्षेत्रीय भूभागीय गतिशीलता, यानी मैं अभी इधर रह रही हूँ, मैं अभी सीकर रह रही हूँ और अभी मैं जयपुर रहने लग जाऊँ, इस प्रकार की गतिशीलता क्षैतिज गतिशीलता यानी क्षेत्रीय भूभागीय आधार पर। अंतर पारिवारिक गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता या धार्मिक या दलगत गतिशीलता हो सकती है। इस प्रकार के समूह में क्षैतिज गतिशीलता देखने को मिलती है। वहीं हॉरिजॉन्टल यानी लंबवत गतिशीलता, ये विषम स्तरीय देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, जैसे कि कोई किसी की ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी मटा। इसको मुख्यतः लंबवत गतिशीलता का तात्पर्य कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन, जिसमें व्यक्ति परिवर्तन निम्न स्तर पर या उच्च स्तर पर या उच्च से निम्न स्तर पर किसी में भी हो सकता है, उसको बोलता है लंबवत गतिशीलता। इसके दो भाग हैं, जैसे कि ऊर्ध्व या आरोही, अधो यानी अवरोही गतिशीलता, यानी अपने से ऊपर वाले पद पर गतिशीलता। जैसे कि एक क्लर्क है, वो एसडीएम बन जाता है तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। वहीं एक जो अच्छी इन्फोसिस कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति को अगर चाय बनाने का काम दे दिया जाए तो उसको बोलेंगे अधोमुखी गतिशीलता। इस प्रकार गतिशीलता अपने पद से नीचे वाली गतिशीलता को अधोमुखी अवरोही गतिशीलता कहेंगे। इसने अंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी गतिशीलता के बारे में बताया है कि अंतरपीढ़ी गतिशीलता यानी अपनी ही पीढ़ी में, ये मुख्यतः इन्होंने बताया, पर इसकी परिभाषा मुख्यतः लिपसेट और बेनेडिक्ट ने दी थी। अपनी ही पीढ़ी में गतिशीलता कि एक व्यक्ति की अपनी ही एक ही पीढ़ी में गतिशीलता। दूसरे शब्दों में क्या है कि व्यक्ति के अपने जीवन काल में एक ही परिस्थिति में होने वाली गतिशीलता को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहेंगे। वहीं अंतरापीढ़ी गतिशीलता में व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की परिस्थिति में गतिशीलता को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहेंगे। जैसे कि इसमें अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी बताया जाता है कि अधोमुखी मतलब दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की तुलना में निम्न स्तरीय व्यवसाय करती थी। वहीं ऊर्ध्वमुखी यानी दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की तुलना में उच्च व्यवसाय अपनाती है। दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी अधोमुखी यानी दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की तुलना में निम्न व्यवसाय अपनाती है, वही दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के व्यवसाय में उच्च व्यवसाय अपनाती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी। इस प्रकार गतिशीलता का प्रभाव देखें तो इन्होंने बताया है कि प्रजाति संरचना में परिवर्तन, जब प्रजाति संरचना में परिवर्तन के कारण गतिशीलता देखने को मिलती है। मानव व्यवहार में आजकल परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के कारण परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण परिवर्तन हो रहा है। आजकल आधुनिक समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं देखें तो अब हम इसके सोरोकिन के अनुसार स्तर विहीन समाज शिल्प कल्पना में आता है। कोई भी समाज परमानेंटली समान स्तरों में विभाजित नहीं है, वो समानता नहीं है समाज में, वो मुख्यतः स्तरों में विभाजित है। स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। स्त्रीकरण के 3 स्वरूप बताए, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक। आर्थिक आधार पर व्यक्तियों की व्यक्ति के बाजार व्यवस्था निर्धारित करती है, जैसे कि मार्क्स ने बताया था। स्तरों में परिवर्तन, व्यक्ति के पद में परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था में दल में परिवर्तन और व्यावसायिक व्यवस्था में व्यवसाय के आधार पर परिवर्तन, जो कि एक वर्ग को डिसाइड करता है। व्यावसायिक में अंतर व्यवसायिक स्त्रीकरण और अंतर व्यवसायिक स्त्रीकरण को भी देखा गया है। वहीं की बुकों को देखें तो क्राइम एंड पनिशमेंट 1914 में आई थी, जिसमें रशिया में रहकर इन्होंने कार्य किया था। एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी, इन्होंने क्रांति का समाजशास्त्र दिया। 1925 में इनकी बुक आई थी, फर्स्ट बुक क्रांति का समाजशास्त्र। समकालीन समाजशास्त्र सिद्धांत दिया 1928 में। इनकी ग्राम नगरी समाजशास्त्र जो जिमरमैन के साथ 1929 में लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने बताया कि ग्राम नगरी समाजशास्त्र में बताया कि इन्होंने बताया कि जोरोकिन और जिमरमैन ने गांव और नगर में 8 अंतर बताए। जैसे व्यवसाय के आधार पर ग्राम में लोग कृषि करते हैं, शहरों में अपना व्यवसाय करते हैं। पर्यावरण के आधार पर गांव में खुली हवा में हमको सांस लेने का मौका मिल जाता है, शहरों में ऐसा नहीं होता। समुदाय के आधार पर ग्राम में बड़े बड़े समुदाय पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, और शहरों में एकांकी परिवार ज़्यादा पाए जाता है। जनघनत्व गाँव में कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है। समानता भिन्नता, गाँव में समानता पाई जाती है, शहरों में भिन्नता
देखने को मिलती है। स्त्रीकरण गांव में अधिक मिलता है, हालांकि शहरों में विशेषीकरण अधिक देखने को मिलता है। गांव में स्त्रीकरण ज़्यादा देखने को मिलता है जाति के आधार पर, और शहरों में विशेषीकरण। गतिशीलता गांव में कम, शहरों में अधिक पाई जाती है। अंत्यक्रिया के प्रकार, अंत्यक्रिया देखिए तो अंत की भावना के आधार पर गाँव में अधिक पाई जाती है। शहरों में अपनी अंत्यक्रिया ज़्यादा तो पाई जाती है, लेकिन अपनी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अंत्यक्रिया पाई जाती है। इस प्रकार ग्राम नगरीय, इस प्रकार इन्होंने बताया कि ग्राम नगरीय समाजशास्त्र जिमरमैन के साथ 1929 में लिखी गई थी। इन्होंने 8 विशेषता बताई। यूनान और रोम, यूरोप की क्रांतियों का विश्लेषण किया। सोशोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन यानी समाज क्रांति का समाजशास्त्र 1925 में आई थी। सोशल मोबिलिटी जो सामाजिक गतिशीलता को बताई, जो इन्होंने बताया सामाजिक गतिशीलता को बताया, समतल गतिशीलता और लंबवत गतिशीलता, जिनको इन्होंने अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी में बांटा है। वहीं इन्होंने कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी थ्योरी 1928 में, प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशोलॉजी ग्राम और नगर के बारे में इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। रूरल सोशोलॉजी ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने बताया। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि समाज में परिवर्तन चक्रीय आधार पर होता है। क्राइसिस ओवर एज, सोशल एंड कल्चर एंड पर्सनैलिटी, फेड एंड फॉलिस इन मॉडर्न सोशोलॉजी, सोशोलॉजी थ्योरी ऑन टुडे, इस प्रकार इन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया। इन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रतिपादन सोरोकिन है। इनके समर्थक दुर्खीम, होबाउस, जिन्सपर, हेज, वॉर्ड, मैकाइवर, पेज, गेडिंग्स आदि ने किया है। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। इनके अनुसार समाजशास्त्र को केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाते हुए इन्होंने n+1 की सूत्र दिया। n+1 का तात्पर्य कि n+1 का तात्पर्य n है यहाँ पे समाजशास्त्र है, और +1 अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे समाज को जानना होगा कि समाज में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की आर्थिक समस्या है। इस प्रकार को n को माना है समाजशास्त्र, +1 यानी +2 +3 +4 इस प्रकार अन्य सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। इस प्रकार इन्होंने अपने बताया। सोरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना और कहा है कि अध्ययन करते समय समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के स्तर में समान, केवल आयु में ही अंतर है, यानी अन्य विज्ञानों के समान है लेकिन आयु में ही अंतर है। इस प्रकार इन्होंने अपनी थ्योरी दी। थैंक यू वेरी मच।